Hello, very good afternoon to all of you. So today I am going to explain about a very important chapter of the strength of material, that is theories of elastic failures. So this is very important chapter from GATE and engineering services point of view. Frequently you will find a lot of objective questions based on this chapter and sometimes subjective question also. So let us focus on this chapter. So in brief, what is the theory of failures? So as per our assumptions, to follow hook-like material said to have failed if it is stretched beyond the elastic limit or if permanent deformation has taken place. हम हुक लॉस, व्हाट हुक लॉस सेज, हमारे जितने भी थ्योरीज हैं सो फार, दैट इज they are following the Hooke laws. What Hooke law says, that stress is directly proportional to strain within elastic limit. So जैसे ही Hooke law को डिसोबे करता है तो वी से कि हमारा मटेरियल फेल हो गया है. So जैसे इलास्टिक लिमिट एंड yield point and elastic limit are considered to be both are very close to each other or same. So जैसे yielding हुआ तो वी सेज कि हमारा मटेरियल फेल हो गया है. So we have failed if it is stressed beyond the elastic limit and permanent deformation वहां से स्टार्ट हो गया है, टेकन प्लेस. जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस करेगा और परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्टिंग होगा तो हम फेलियर मान लेते हैं. सो फेलियर हमारे दो टाइप के होते हैं, वन इज ब्रिटल फेलियर, अनदर इज डक्टाइल फेलियर. ब्रिटल फेलियर में क्या होता है, जैसे ग्लास है, कास्ट आयरन लाइक दिस. ब्रिटल फेलियर जैसे होता है उसमें डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स होता है लाइक दिस. So direct separation of the particles and there will be no noticeable elongation. हम कोई elongation या कोई इसमें खास इसमें elongation नहीं होता, ना इसमें कोई warning होती है. So this is a case of brittle failure. Another is ductile failure. Ductile failure में due to ductility a considerable amount of deformation will take place. And like this, one layer of the particle slide against the other layer like this. So slippage of particles and there will be a appreciable inelastic elongation before the ultimate failures. So failure हमारे दो टाइप के हो गए, वन इज ब्रिटल फेलियर, अनदर इज डक्टाइल फेलियर. सो फेलियर फ्रैक्चर भी हो सकता है एंड इट मे बी परमानेंट डिफॉर्मेशन beyond the operational range due to yielding of the material. So the cause of fracture हम brittle metal के केस में हम फ्रैक्चर बोलेंगे एंड डक्टाइल जो होगा उस केस में हम फेलियर बोलेंगे. तो जब भी फ्रैक्चर कोई बोलता है इट मीन्स ब्रिटल फेलियर एंड फेलियर मीन्स डक्टाइल फेलियर. द काज ऑफ फेलियर बोथ मे बी डिफरेंट. कास्ट आयरन का जो फेलियर का तरीका है उसका जो रीजन है दैट इज डिफरेंट विद द माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील. सो हेंस फेलियर मीन्स फ्रैक्चर और यील्डिंग जो भी पहले होता है. सो दो मोड ऑफ फेलियर ऑफ ए मेंबर एंड दैट इज अ फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर डिपेंड्स अपॉन ए लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स. काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो मोड ऑफ फेलियर एंड द फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल. नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, हमारा जो मटेरियल है उसका नेचर कौन सा है, प्रॉपर्टीज कौन सा है, वेदर इट इज कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील है, लो कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, रबर है, ग्लास है, किस टाइप का मटेरियल, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. दूसरा उसमें लोडिंग किस तरह की हो रही है, वेदर इट्स एक्सेल लोडिंग और बेंडिंग या टॉर्शनल. अनदर इज शेप कौन सा, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कुलर है. एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, किस टेम्परेचर पे आपका वो मटेरियल आपका सस्टेन कर रहा है. सो थ्योरीज ऑफ फेलियर और स्ट्रेंथ थ्योरीज हम मान के चलते हैं. परफेक्ट इलास्टिसिटी सीजीज व्हेन ए सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू इज रीच्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस. हम ये मान के चलते हैं कि जैसे एक सर्टेन वैल्यू रीच हो जाती है तो हम परफेक्ट इलास्टिसिटी मान के चलते हैं कि वो हमारी खत्म हो गई है. एंड इसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय डिफरेंट
modes by different stresses. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन से जो स्ट्रेस आएगी, या मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से जो स्ट्रेस आएगी, या मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, या मैक्सिमम shear strain energy. So any of this method, by any of this method, हमारी जो stresses आएगी, that may be the cause of the failure of a material. So hence we have 5 theories of failures. These are the 5 theories which are important. One is maximum principal stress theory or Rankine theory. Another is maximum principal strain theory or Saint-Venant theory. And third is maximum shear stress theory या Guest theory भी बोलते हैं इसको. And fourth is maximum strain energy theory या Hayes theory. And last is fifth and last is maximum shear strain energy theory या हम उसको Mises-Henke theory बोलेंगे. So let us discuss these theories one by one. So first of all, maximum principal stress theory, also known as Rankine theory. What this theory says? According to this theory, permanent set takes place when a value of the maximum principal stress is equal to that of the yield point stress as found in simple tensile stress of the या minimum principal stress is equal to that of the yield point stress in simple compression. Thus the condition of yielding are, what this theory says, suppose we have a combination of stresses like this. So what this theory says कि permanent set, permanent deformation takes place when the value of the maximum principal stress, मान लीजिए इसकी वजह से जो maximum principal stress आया हमारा, that is this is maximum stress, यहाँ shear stress हमारा 0 होता है, एंड इसी प्लेन में जो हम निकालेंगे, so this will be sigma 1, this will be sigma 2. So complex जो हमारा स्ट्रेस सिस्टम है उसमें जो हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है सिग्मा 1 एंड मिनिमम इट मे बी कंप्रेसिव सिग्मा 2, लेटस इट मे बी कंप्रेसिव सिग्मा 2. सो जो ये सिग्मा 1 आया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसी मैट्रिक्स को अगर ड्रैग टेंसाइल टेस्ट करते हैं हम यूनिएक्सल टेस्ट में, जैसे ये मेरी बार है, इसमें लोड लगा है P, दिस इज स्ट्रेस, और यहां पर किसी प्लेन पे जो है अगर हम इसमें निकालें कि वो हमारी स्ट्रेस कितनी आएगी, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो आएगी वो इसी प्लेन पे आएगी, एंड दैट विल बी स्मॉल p विच इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. तो ये सिंपल टेंसाइल स्ट्रेस है. या अगर हम इसमें कंप्रेसिव लोड लगाते हैं लाइक दिस, सो हमारी स्ट्रेस दैट विल बी आल्सो बी p अपॉन a. टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, यूनिएक्सल जो टेस्टिंग करते हैं, अगर टेंसाइल में है तो ये जो p आएगा मैक्सिमम, दैट शुड बी इक्वल टू दिस. जब ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू दिस p, आर बी आल्सो सेज कि f है ऐसे, इसको हम f भी डिनोट कर सकते हैं. या अगर ये कंप्रेसिव है, सो वी कैन से p1 या f डैश इज इक्वल टू सिग्मा 2, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि कंप्रेसिव नेचर में होती है. जब ये इस वैल्यू को रीच करेगी तो वी सेज कि मेटेरियल हमारा फेल हो गया है. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ए परमानेंट सेट टेक्स प्लेस व्हेन द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू दैट ऑफ द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस एज फाउंड इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट. ये जो यील्ड आएगा, इसमें यील्डिंग सपोज इज एफ वाई, ये एफ डैश वाई है. जब ये वैल्यू जो आएगी यील्डिंग पॉइंट, यील्ड लोड जो होगा, उस लोड पे यील्ड स्ट्रेस जो आएगी इन बोथ द केसेस, टेंसाइल है तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, कंप्रेसिव है तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसके इक्वल जब ये वैल्यू रीच हो जाएगी
हमारी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस, जो कि इस टेस्ट में हमने फाइंड आउट किया है। एंड इन केस ऑफ कंप्रेशन जो हमारा यील्ड स्ट्रेस आया है, जब ये इक्वल हो जाएगा वी विल से दैट हमारा मटेरियल फेल हो गया है। So, according to this theory, a permanent state takes place when the value of the maximum principal stress is equal to that of the yield point stress as found in simple tensile test, or the minimum principal stress, that is compressive nature, is equal to that of the yield point stress in simple compression. So, condition of yielding क्या होगी? अगर tensile है तो measure principal stress is equal to Fy, this one, and compressive है तो sigma 3 is equal to Fy dash. So yield point stress in simple test, this Fy, yield point stress in simple compression. So if the maximum principal stress is the design criteria, then maximum principal stress must not exceed the working stress of the material. So working stress क्या आएगा? जो ये Fy है इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी होगा, सपोज इट इज 2.5 या 3 वट एवर इट इज, उससे हम डिवाइड करेंगे, वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस एफ। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेटेरियल फेल नहीं हुआ डिजाइन क्राइटेरिया, सो दैट शुड बी लेस देन एफ विच इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिस इज आवर वर्किंग स्ट्रेस। सो लिमिटेशंस, सो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी? इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या है? सो नंबर 1 इज दैट कि ये 2 डायमेंशन में हमने स्ट्रेसिस सिस्टम दी है, वन इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वन अदर इज माइनर प्रिंसिपल। अगर ये 3 डायमेंशन में अगर हम इसको देखते हैं तो जो थर्ड हमारी स्ट्रेस है उसको हमने कंसीडर नहीं किया इसमें, इस थ्योरी में हमने इसको कंसीडर किया है इसी की वजह से जो हमारा प्लेन भी आएगा हमारा, सपोज ये हमारा सिग्मा 1 है, ये हमारा सिग्मा 2 है, और थर्ड जो हमारा इसके जो प्लेन बनेगा हमारा, थर्ड हमने इंटरमीडिएट जो हमारे स्ट्रेस है उसको कंसीडर नहीं किया। सो इफेक्ट ऑफ अदर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस जो आएंगी इस पे, उसको भी हमने कंसीडर नहीं किया, हमने ओनली मेजर प्रिंसिपल और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को कंसीडर किया है। तो एक इसका लिमिटेशन ये हो गया हमारा। अनदर लिमिटेशंस क्या है कि व्हेन द मेटेरियल एलिमेंट इज इन प्योर शेयर, तो प्योर शेयर का केस किस तरह से होता है? दिस इज ए केस ऑफ प्योर शेयर। तो दिस इज ए केस ऑफ प्योर शेयर। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई डायरेक्ट स्ट्रेस होती नहीं है, तो इस केस में जो हमारा मैक्सिमम जो आएगा स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वो आएगा इस पे, एंड इस पे इस अलोंग दिस वन यहां पर टेंसाइल फोर्स आएगा Q, और इधर कंप्रेसिव फोर्स आएगा। तो ये मेरा जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे जो है इट विल बी सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगी, और यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, और इसकी वैल्यू भी Q के इक्वल ही होगी। ये जो Q है यही इसी के इक्वल होगी। तो इसमें जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो इस प्लेन पे आएगी। वन इज सॉरी दिस इज टेंसाइल, सो इन दिस केस जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो मेरी आ रही है वो यहां पर आ रही है Q, दिस इज इक्वल टू Q।
So when the element is in pure shell, sigma 1 is equal to sigma 3, which is compressive. Suppose this is my sigma 1 एंड ये कंप्रेसिव है, तो इसको मैं सिग्मा 3 बोलूंगा. दिस डिनोट्स कंप्रेशन एंड दैट इज इक्वल टू वॉट एवर इट इज. सपोज इज क्यू है या टाउ है, वॉट एवर इट इज, दिस इज इक्वल टू क्यू. आई कैन से टाउ या मैक्सिमम जो स्टेज में प्योर शेयर में है. एंड when the element is in pure shell, these are two, and sigma 2 is equal to 0. उसके अदर हमने स्ट्रेस को हमने कंसिडर नहीं किया है. सो एज पर दिस थ्योरी, व्हाट इज दिस थ्योरी सेज कि जब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हमारा सिग्मा 1 है या हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 है, व्हेन इट इज इक्वल टू, व्हेन दिस इक्वल टू एफ वाई कंप्रेशन टेंसाइल एफ वाई इन दिस. सो यहां पर क्या आएगा हमारा, सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू, सिग्मा 1 क्या है हमारा, शियर स्ट्रेस है, क्यू है या हमारा क्यू है या टाउ जो भी है इसमें, टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स इज इक्वल टू एफ वाई एंड अनदर इज टाउ मैक्स इज इन कंप्रेशन. सो टाउ मैक्स शियर स्ट्रेस मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ वाई. जब हमारा हो जाएगा तो हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा, ये थ्योरी ये कहती है. सो एज पर दिस, क्योंकि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस प्योर शियर के केस में, एंड दैट इज इक्वल टू सिंपल जो यूनिवर्सल टेस्ट हमने किया उसमें जो हमारा स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू दिस. बट एक्चुअल में जो फेलियर हमारा होता है वो एफ वाई के से कम स्ट्रेस पे ही ये फेल हो जाता है हमारा मटेरियल, इस पॉइंट पे जाता ही नहीं है. ये करीब करीब 0.577 टाइम्स ऑफ एफ वाई पे हमारा मटेरियल फेल हो जाता है. सो ये जो थ्योरी जो वैल्यू दे रही है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो व्हेन द एलिमेंट इज इन प्योर शेयर, एज पर द थ्योरी फेलियर बोलता है कि यहाँ जब टाउ हमारा एफ वाई के इक्वल हो जाएगा तब फेल करेगा. बट फेलियर ऑकर्स मच अर्लियर, जब ये 0.55 टू 0.6 टाइम्स ऑफ एफ वाई तभी फेलियर हो जाता है. सो ये वैल्यू हमारा जो दे रही है थ्योरी वो सही नहीं दे रही है. सेकेंडली, a material in simple tension slip along 45 degree to the axis of the test piece when either neither normal stress is maximum और मिनिमम बट shear stress is maximum. अगर हम जैसे टेस्ट करते हैं कोई भी सिंपल, मेरा ये टेस्ट है, यूनिवर्सल टेस्ट कर रहा हूं मैं, पी स्ट्रेस है मेरी, ये पी है, तो जो मेरा ये स्लीपेज होता है, ये जो स्लीपेज जो होता है वो इस तरह से होता है, ये 45 डिग्री के बनाता है, इसके 45 डिग्री बनाता है, तो ये 45 डिग्री स्प्लिट पे होता है, ऐसे होता है. तो जहां जब थीटा 45 डिग्री होता है यहां पर, इस पे मेरी जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम नहीं आएगी. मैक्सिमम तो मेरी इसी प्लेन पे है जहां पर ये मैक्सिमम P1 इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. सो इसी प्लेन पे मैक्सिमम स्ट्रेस है, बट एक्चुअली में जो फेलियर होता है वो इस पे नहीं होता, दैट इज 45 डिग्री प्लेन पे होता है. सो वहां पर हमारी जो स्ट्रेस है दैट इज नॉट मैक्सिमम, बट दिस थ्योरी सेज कि वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या वट एवर इट इज वो तो यहाँ यहीं पर आएगी, यहाँ पर है ही नहीं. सो ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है. सो मटेरियल इन सिंपल टेंस स्लीप अलोंग 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द टेस्ट वेयर नाइदर नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम, बट यहाँ पर शेयर स्ट्रेस हमारी मैक्सिमम होती है. माई शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एज पर मोर सर्कल. अगर मैं इसका ड्रॉ करूं तो यहाँ पर 0 है, ये पी सपोज P1 है, तो इसका हाफ लूंगा तो ये मोर सर्कल इस तरह से बन जाएगा मेरा. तो यहां से अगर मैं 90 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री अगर मुझे शेयर स्ट्रेस निकालनी है तो मैं इसका 2 टाइम जो थीटा यहां दूंगा, तो यहां पर जो है मेरा यहां पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, बट मेरी जो स्ट्रेस मैक्सिमम है वो यहां पर है, यहां पर स्ट्रेस मैक्सिमम नहीं है, यहां पर मेरी स्ट्रेस P1/2 आएगी. सो मेटेरियल इन सिंपल स्ट्रेस, यहां पर जो फेल होता है स्ट्रेस इज नॉट मैक्सिमम, ओनली शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम. सो बट ये थ्योरी बोलती है कि आपकी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होनी चाहिए, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो लास्ट इज व्हाट दिस थ्योरी सेज,
A metal weak in compression sustains very high hydrostatic pressure without failure. सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा 3 इज इक्वल टू, ये थ्योरी ये बोलती है कि जब हमारा सिग्मा 1 एफ वाई के इक्वल हो जाएगा या सिग्मा 3 हमारा एफ वाई डैश के इक्वल हो जाएगा तो मेटेरियल फेल हो जाएगा। अगर ये केस इस तरह का है, जिसमें इधर भी हमारा मान लीजिए हाइड्रोस्टैटिक मतलब तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस सेम है, सो व्हाट दिस थ्योरी सेज कि जब ये P जो है हमारा इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा तो मेटेरियल हमारा फेल हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, ये तो बहुत सारा लोड आपका ले लेगा। अगर ये कंप्रेशन भी है इन केस लाइक दिस है तो भी, अगर मान लीजिए इधर भी P लगा है कंप्रेसिव, इधर भी कंप्रेसिव एंड तीनों डायरेक्शन में कंप्रेसिव लगा, सो व्हाट दिस थ्योरी सेज व्हेन P इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस की इक्वल हो जाएगा, मेटेरियल फेल हो जाएगा। बट जो मेटेरियल है इवन वीक इन कंप्रेशन कैन सस्टेन वेरी हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे पानी के अंदर होता है, विदाउट फेलियर। सो ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है, मेनी टाइम्स ऑफ मोर देन एफ वाई ये सस्टेन कर लेगी। सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। नाउ so both brittle material which do not fail by yielding but fails by brittle fracture, this theory is considered to be reasonably satisfactory. Brittle material के लिए ये theory ठीक है, acceptable है, but ductile के लिए ठीक नहीं है। So now comes to the second theory, that is maximum principal strain theory or Saint-Venant theory. What this theory says? So according to this theory, a ductile material begins to yield when the maximum principal strain reaches the strain at which the yielding occurs in simple tension, or when the maximum principal strain, that is compressive strain, equal to the yield point strain in simple compression stress. सेम ये है हमारा, जैसे ये हमारा स्ट्रेस सिस्टम है, so for brittle materials which do not fail by yielding but fail by brittle fracture, उसके लिए हमारा maximum principal theory जो है that is acceptable. Otherwise for ductile material this is not acceptable. So now comes to the second theory, that is maximum principal strain theory or Saint-Venant theory. What this theory says कि according to this theory a ductile material is begin to yield when the maximum principal strain reaches the strain at which the yielding occurs in simple tensile, या minimum principal strain, that is compressive strain, equal to the yield point strain in simple compression. Suppose ये हमारा एलिमेंट है, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है हमारा, और ये सिग्मा तो ये इस तरह का हमारा स्ट्रेस सिस्टम है। सो व्हाट दिस थ्योरी सेज कि हमारा मेटेरियल फेल हो जाएगा, बिगिंस टू यील्ड व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, अगर हम इसका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना चाहे
जो भी इसमें वैल्यू आएगी, सो वो इक्वल टू का जब हमारा डायरेक्ट अगर यूनिवर्सल टेस्ट हमने किया, मान लीजिए इधर ये पी लोड लगा है, ये पी लगाया है, सो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू पी अपॉन ए। या इल्डिंग का अगर हम बोलेंगे तो इसको हम एफ वाई भी मान सकते हैं, पी वाई या एफ वाई। अगर ये कंप्रेशन के केस है तो ये कंप्रेशन में एफ वाई हो जाएगा। तो जब मेजर प्रिंसिपल जो मेरा स्ट्रेस आएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन आएगा, जब वो स्ट्रेन इसकी वजह से होगा, इसमें स्ट्रेन क्या आएगा, सपोज ये एफ वाई है यील्ड स्ट्रेस, तो जब हम इसको ई से डिनोट करेंगे तो ये हमारी स्ट्रेन आ जाएगी। सिमिलरली एफ वाई डैश को जब ई से हम डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रेन आ जाएगा। इन केस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेन, यूनिएक्सल कंप्रेसिव टेस्ट, ये टेंसाइल टेस्ट है यूनिएक्सल, तो ये जो वैल्यू होगी दैट शुड बी इक्वल टू द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड दैट शुड बी इक्वल टू द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। यहां के केस में जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन जो मेरी आएगी दैट विल बी इक्वल टू P1, और या अगर हम इसको सिग्मा भी बोल सकते हैं, सिग्मा 2, सिग्मा 3, वट एवर इट इज। सो वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 अपॉन एम अपॉन ई। ये मेरी इस डायरेक्शन में स्ट्रेन आ जाएगी, एप्सिलॉन 1 इस डायरेक्शन में। सिमिलरली जो F2 आएगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 अपॉन एम ई। ये दूसरी डायरेक्शन में हमारा ये आएगा। एंड अनदर इज सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन एम ई इज इक्वल टू, ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगी। तो जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन आएगी दैट विल बी इक्वल टू दिस F1। जब F1 दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू दिस वन, और जो माइनर प्रिंसिपल है वो दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू दिस, तो हम बोलेंगे कि हमारा मेटेरियल फेल हो गया है। सो इन 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन इज दिस वन, E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस पॉइजन इफेक्ट की वजह से ये अदर डायरेक्शन में जो हमारा होगा। सो दीज आर द फार्मूला। सो यील्ड पॉइंट स्ट्रेन टेंसाइल के केस में एफ वाई अपॉन ई एंड कंप्रेशन के केस में एफ वाई डैश अपॉन ई। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन दिस स्ट्रेन दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू दिस वन, so this is equal to sigma 1 upon e minus 1 upon me into delta sigma 2 plus sigma 3 becomes equal to this one। तो हम बोलेंगे हमारा मेटेरियल फेल हो गया। या इन केस ऑफ दिस वैल्यू विच इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन बिकम्स इक्वल टू दिस, जो कंप्रेशन में हमारा आया है, दिस वन। सो दिस इज द केस ऑफ, ये टेंसाइल के केस में है एंड ये कंप्रेसिव के केस में। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन बिकम्स इक्वल टू जो हमारी स्ट्रेन आई इन केस ऑफ यूनिएक्सल कंप्रेसिव टेस्ट एंड यूनिएक्सल टेंसाइल, जो हम यूनिएक्सल टेंसाइल फोर्स लगाएंगे उसमें जो स्ट्रेन आएगी दैट विल बी इक्वल टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन। ये दो हमारे ये फार्मूले हो जाएंगे। एंड सपोज अगर ये टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है तो 2 डायमेंशन के केस में क्या होगा कि सिग्मा 3 हमारी नहीं आएगी, ओनली हमारा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड दिस इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये दो आएंगे। तो इन दैट केस जो हमारा ये फार्मूला है इसमें सिग्मा 3 की जगह हम 0 पुट कर देंगे। हियर आल्सो यहां पर हम 0 पुट कर देंगे। सो द फार्मूला बिकम्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन m इज इक्वल टू एफ वाई। सो सिग्मा 2 minus 1 upon m sigma 1 is equal to fy dash, ये in case of minor principal strain। Thus the stress which according to this alone will produce same maximum strain is equal to this one, this। So design criteria क्या होगा इसमें, design criteria will be, ये जो यील्ड है अगर इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो ये वर्किंग स्ट्रेस मिल जाएगी एफ। व्हेन एफ आई को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस मिल जाएगी। सो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन m इज इक्वल टू
and that should be either equal to or less than 1 for the material to be safe in design. So this is my design criteria in case of maximum principal strain. So now what are its limitations? इसके limitations क्या क्या है? Although this theory considers the intermediate principal stress sigma 2 and is also satisfactory for brittle material, it has following drawbacks for ductile materials. When sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma 3 and sigma 3 is equal to 0, 2 डायमेंशनल ये है, सो जो हमारे फेलियर वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेन है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन दैट को क्या आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन एम 1 अपॉन ई इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन ई. सो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इंटू 1 अपॉन एम, इसको हम म्यू भी बोल सकते हैं, इंटू म्यू इज इक्वल टू एफ वाई. और अगर ये दोनों वैल्यू सेम है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा 1. सो 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू एफ वाई एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन 1 माइनस म्यू. ये हमारा फार्मूला हो जाएगा इन केस ऑफ दिस केस. सो फेलियर वैल्यू क्या आएगी दैट विल बी इक्वल टू दिस. सो इट मीन्स कि जो हमारा सिग्मा 1 आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इस केस में मोर देन एफ आई होगा क्योंकि म्यू की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 1. सपोज ये म्यू हमारा 0.3 है तो ये एफ वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3 0.7. सो दैट विल बी इक्वल टू मोर देन एफ वाई, जिसकी वैल्यू मोर देन एफ वाई होगी. तो ये थ्योरी हमारी बोलती है कि जो इस केस में जो हमारी मेजरिंग प्रिंसिपल स्ट्रेस है दैट इज इवन मोर देन द यील्ड स्ट्रेस, जो कि कंट्राडिक्टरी है. It means this theory predicts that tensile strain in biaxial tension will be higher than the yield stress in uniaxial tension, which is contradictory. Second इसमें क्या है, if the material is subjected to hydrostatic pressure P, then this theory predicts the failure value will be equal to this one. ये वैल्यू कैसे आई, क्योंकि जैसे 3 डायमेंशनल सिस्टम है, इसमें क्या है अगर वो हाइड्रोस्टैटिक है, हाइड्रोस्टैटिक के केस में तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस हमारा सेम रहता है. सपोज दिस इज पी, दिस इज पी, this is P1, this is P1 and this is P1 and this is also P1. So in that case क्या होगा कि हाइड्रोस्टैटिक केस में क्या होगा, जब हम इस फार्मूले में 3 डायमेंशन वाले फार्मूले में P की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे इस फार्मूले में, सो ये P माइनस दिस इज माइनस वी कैन से इट इज म्यू एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पी पी. ये 2p हो जाएगा इज इक्वल टू एफ वाई एंड p इंटू 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू एफ वाई. सो p विल बी माई इक्वल टू एफ वाई अपॉन 1 माइनस 2 म्यू. p आर p1 वट एवर इट इज, जो भी है इसमें हम इसको ऐसे बोल सकते हैं. ये हमारा फार्मूला p इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन 1 माइनस 2 म्यू. सो दिस केस क्या है, ये एफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू. सपोज म्यू हमारा 0.3 हम कंसिडर करते हैं तो ये कितना आएगा 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन 0.4. सो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू दैट गिव्स कि हमारी एफ वाई की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 10/4 मीन्स 5/2, 2.5 टाइम्स ऑफ एफ वाई जो है उस पे ये फेल हो जाएगा. सो ऑल दो इट गिव्स so if the material is subjected to hydrostatic pressure, the theory predicts the failure value will be this one. So ये failure value, although it gives better value for the failure stress than given by Rankine, still
जो हमारा फेलियर है दैट विल बी मोर देन दिस, क्योंकि अगर ये कंप्रेशन के केस में तब तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेगा हाइड्रोस्टैटिक केस में, एंड इवन टेंसाइल के केस में भी ये वैल्यू हमारी जो है उससे ज़्यादा लेगी फेलियर वैल्यू, till the value predicted is much lower than the experimental results. थर्ड केस क्या है, फॉर माइल्ड स्टील म्यू इज इक्वल टू 0.3. सो इन प्योर शेयर के केस में क्या होता है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये प्योर शेयर का केस जो होता है जिसमें हमारा सपोज दिस इज टाउ मैक्स, this is also tau max and this is also tau max. तो इस केस में जो हमारा होगा, यहां पर हमारा जो स्ट्रेस आएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट विल आल्सो बी इक्वल टू दिस टाउ मैक्स, इधर टेंसाइल आएगा और इधर हमारा कंप्रेसिव आएगा और उसकी वैल्यू भी है टाउ मैक्स के इक्वल रहेगी. अगर ये प्योर शेयर का केस है, उस केस में हमारा जो कि फार्मूला में क्या है, हमारा फार्मूला क्या है, व्हाट इज आवर फार्मूला, फार्मूला इज दिस वन, 2 डायमेंशनल के केस में. सो ये मेजर प्रिंसिपल भी हमारा दिस इज आल्सो इक्वल टू टाउ मैक्स माइनस म्यू एंड दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू टाउ मैक्स, बट सेकेंड इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज कंप्रेसिव इन नेचर, तो ये माइनस रहेगा इज इक्वल टू Fy. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू 1 minus 1 plus mu is equal to Fy and tau max will be equal to Fy upon 1 plus mu. So 1 plus mu अगर हम 0.3 लेंगे तो Fy divided by 1.3 आ जाएगा. So that will be 0.77 times of Fy. बट एक्सपेरिमेंट हमारा जो शो करता है वो 0.7 टाइम्स ऑफ Fy पे फेल होता है. तो दिस स्टिल मेंटेन्स ए गुड गैप विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. द थ्योरी और एस्टिमेट द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मेटेरियल. डक्टाइल मेटेरियल का जो एस्टिमेट करती है वो और एस्टिमेट करता है स्ट्रेंथ को. सो दिस इज माय मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी. अनदर इज maximum shear stress theory, Guest theory, also called Coulomb theory. What this theory says, कि this theory predicts that failure of a specimen is subjected to any combination of load when the maximum shearing stress at any point reaches the failure value tau F equal to that developed by the yielding of an axial tensile या compressive stress. अगर हमारा कम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम है तो उसमें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो हमारी आएगी वो हमारी इक्वल टू यूनिएक्सल जो टेंसाइल टेस्ट है हमारा, जैसे ये है, सपोज दिस इज माय स्ट्रेस F यील्डिंग है एंड कंप्रेशन के केस में ये Fy डैश. सो ये जब यूनिएक्सल हमारा स्ट्रेस सिस्टम है, इस केस में जो हमारी स्ट्रेस जो आएगी, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू यहाँ के 45 डिग्री पे जो स्ट्रेस आती दैट विल बी मैक्सिमम. तो दैट विल बी मैक्सिमम. जो हमने नॉर्मल स्ट्रेस और उसका कर्व ड्रॉ किया था उसमें क्या है कि जब हमारा थीटा 0 होता है, दिस इज माय थीटा, इट इज 0, ये प्लस 45 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री होता है, माइनस 45 डिग्री यहाँ 90 डिग्री है. ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस को बताता है. ये जो मैक्सिमम होता है दैट विल बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0. और शेयर स्ट्रेस के केस में जो हमारा कर्व था दैट विल बी लाइक दिस. दिस इज फॉर शेयर स्ट्रेस PT. सो ये 45 डिग्री का जब थीटा होता है तो वहां पर हमारा जो स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है, वो मैक्सिमम होता है. सो the theory predicts that failure of a specimen subjected to any combination load with the maximum shearing stresses at any point reaches the failure value tau of equal to that developed as the yielding in an axial tensile or compressive test of the material. So tau max अगर मैं इस केस में ड्रॉ करता हूं, सपोज मेरा ये है सिग्मा 1
और ये सिग्मा 2 है, तो इस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1, इसका मोर सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, एंड इसका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, दिस इज ऑल्सो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, इसमें ये हम मोर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज रेडियस एंड दिस रेडियस इज इक्वल टू ऑल्सो दिस वन, सो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकलता है। इस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो हमारा निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू, जब ये यहाँ थीटा 45 डिग्री पे लें, और उसकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 ऑफ दिस एफ वाई अपॉन 2, इसका हाफ जो होता है वो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। जो कर्व हमने अभी ड्रॉ किया है, तो ये जो वैल्यू पी टी की होती है दैट विल बी इक्वल टू पी बाई 2 45 डिग्री पे। सो व्हेन अ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज, दैट इज टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दोनों का डिफरेंस का 2 आएगा, दैट इक्वल टू एफ वाई अपॉन 2, तो हम बोलेंगे कि हमारा मटेरियल फेल होगा। दिस इज अ कंडीशन ऑफ वेल्डिंग, सो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू एफ वाई। अगर 2 डायमेंशनल के केस में है तो उस 2 डायमेंशनल के केस में हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 बन जाएगा, तो यहाँ सिग्मा 2 इज इक्वल टू एफ वाई। और डिजाइन क्राइटेरिया अगर हम इसमें लेते हैं तो एफ वाई डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी एफ। सो दिस इज माय डिजाइन क्राइटेरिया इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल। ये जो सिग्मा 2 की वैल्यू है जो मैक्सिमम जो हो सकती है 0 हो सकती है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। So limitations. So what are the limitation of this theory? Ductile failures yield along 45 degrees slip planes, which are the plane of maximum shear stress. ये जो स्ट्रेस, जो डक्टाइल फेलियर जो हमारा होता है वो इस प्लेन पे ऐसे होता है जो कि 45 डिग्री पे होता है, और इस प्लेन पे हमारी शियर स्ट्रेस जो है दैट इज मैक्सिमम होती है, इस प्लेन पे हमारी शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो थ्योरी है जो बोलती है कि जब हमारी वैल्यू टाउ मैक्स को रीच हो जाएगी, ये फेल हो गए, तो यहां पर हमारी टाउ मैक्स जब ये रीच करता है इस 45 डिग्री पे तो ये हमारा फेलियर माना जाता है, और एक्चुअल में भी 45 डिग्री प्लेन पे ही हमारा मटेरियल फेल हो सकता है। सो दिस थ्योरी इज वेल जस्टिफाइड फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, हाउएवर इट हैज फॉलोइंग limitations. This theory does not give accurate results for the state of stress, और प्योर शेयर के केस में ये सही वैल्यू नहीं देता है, इन विच केस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ एफ वाई। क्योंकि प्योर शेयर के केस में क्या होता है, दिस इज माय टाउ मैक्स, so this is a case of pure shear. What this theory says कि जो मैक्सिमम हमारा शेयर स्ट्रेस आएगा, शेयर स्ट्रेस विल बी दिस माइनस दिस टाउ मैक्स माइनस दिस टाउ मैक्स, ये क्योंकि टेंसाइल ये कंप्रेसिव है तो ये माइनस में आएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये जब हमारा इक्वल हो जाएगा वेयर दिस स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ का हाफ होता है, ये यहां पर जो हमारा शेयर स्ट्रेस आएगा दैट मीन एफ बाई 2, सो ये एफ बाई 2 एफ वाई इल्ड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। सो टाउ मैक्स, ये हमारा टाउ मैक्स 2 टाउ मैक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन 2।
So tau max will be equal to Fy upon tau max is equal to Fy upon 2 means 0.5 times of Fy. सो प्योर शेयर के केस में ये थ्योरी एक बोलती है जब tau max हमारा 0.5 टाइम्स ऑफ Fy हो जाएगा तो ये मेटल फेल हो जाएगा, बट हमारा फेल जो होता है वो करीब करीब 0.57 टाइम्स ऑफ Fy पे फेल होता है, तो इट गिव्स ऑलमोस्ट एरर ऑफ 15%. सो ये एक इसका ड्रॉबैक्स है. सेकंड थ्योरी क्या बोलती है कि जब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब लगता है किसी भी मेटल पे सब्जेक्ट टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सब्जेक्ट टू ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंसिस्ट ऑफ ट्राइएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. इन दिस केस द shear stress to be almost zero means metal will never fail, which is physically impossible. ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक केस है. हाइड्रोस्टैटिक तीनों डायरेक्शन में सेम अमाउंट का टेंसाइल स्ट्रेसेस लगा हुआ है. सो हमारा जो shear स्ट्रेस का जो फार्मूला है वो क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है कि सिग्मा 1 माइनस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का 2, दोनों का डिफरेंस का 2 जो होता दैट इज हमारा shear स्ट्रेस मैक्सिमम देता है. इधर इस केस में Fy अपॉन 2 आएगा, बट यहां पर इन दिस केस व्हाट इज देयर, तीनों ही डायरेक्शन में हमारा सेम लगा, तो सिग्मा 1 भी P है माइनस सिग्मा 3 भी P है माइनस 2 इज इक्वल टू Fy अपॉन 2 एंड दिस विल बी 0. सो Fy इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. और वी कैन से दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मेटेरियल सब्जेक्ट टू हाइड्रोस्टैटिक सब्जेक्ट टू स्टेट कन्फर्मिटी. इन दिस केस शेयर स्ट्रेस जो हमारी आ रही है दैट इज इक्वल टू 0, कि मेटल कभी फेल ही नहीं होगा शेयर में, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है. तो लास्ट लिमिटेशन क्या है इसमें, दिस थ्योरी गिव्स रिजल्ट्स व्हिच डिफर्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. जैसे अगर मान लीजिए उसका इलास्टिक लिमिट टेंसाइल में अलग है, कंप्रेशन में अलग है, तो इस तरह के मेटल के लिए भी ये लाइक ब्रिटल मेटल दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल. And fourth theory is maximum strain energy theory, या He theory. So this is also important theory. What this theory says, according to this theory, a body under complex stresses fails when the total strain energy stored on the body is equal to the strain energy stored at elastic limit in simple tensile या compression. जैसे अगर हमारा ये बार है यूनिएक्सल टेस्ट, इसमें हमने Fy लगाया है, इधर भी Fy लगाया है. इस केस में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, Fy स्क्वायर अपॉन 2E, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम. सो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2E इन दिस केस. और अगर इस केस में मान लीजिए कम्प्लेक्स स्ट्रेसेस हमारा लगा हुआ है, this is suppose sigma 1 sigma 2 3 dimensional case है sigma 3 and this is also equal to sigma 3. तो इस डायरेक्शन में क्या होगा कि जो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा दैट इज सिग्मा 1. इस डायरेक्शन में अगर मुझे स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी का जो फार्मूला होता है that will be equal to this is my strain energy per unit volume. So in the direction of major principal strain my formula will be this one, strain energy stored will be
total strain energy stored will be sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus 2 times of sigma 1 sigma 2 plus 2 times of sigma 2 sigma 3 plus 2 times of sigma 3 sigma 1. ये हमारा फॉर्मूला है टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड. यील्ड के क्राइटेरिया में सिंपल टेंसाइल टेस्ट में ये फार्मूला, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, स्ट्रेन टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यूनिएक्सल टेंसाइल टेस्ट में ये है. एंड अगर वो हमारा कम्प्लेक्स तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस निकली हैं तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू दिस वन. दिस इज आवर फार्मूला विच वी हैव एक्सप्लेन्ड इन आवर अर्लियर लेक्चर. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मीन्स 2e विल कैंसिल ईच अदर. So sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus 2 times of sigma 1 sigma 2 this is equal to, ये मेरा 3 डायमेंशनल के केस में एक क्राइटेरिया है फॉर फेलियर एज पर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. अगर 2 डायमेंशनल का केस होगा उस केस में क्या होगा, सिग्मा 3 विल बी 0, तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा. दैट विल बी सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन m इज इक्वल टू Fy स्क्वायर. This is a case of 2-dimensional case. Then डिजाइन क्राइटेरिया क्या होगा, जब हम उसको Fy को, इस Fy को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, सो आई विल गेट F. तो दिस स्क्वायर मीन्स दिस स्क्वायर. तो ये हमारा क्राइटेरिया बन जाएगा इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल केस. सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन m दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू Fy स्क्वायर. दिस इज माय क्राइटेरिया. सो इस थ्योरी के लिमिटेशंस क्या क्या हैं. दिस थ्योरी गिव गुड रिजल्ट्स फॉर डक्टाइल मटेरियल्स. नंबर 1 लाइक थिन सिलेंडर. हाउएवर it has following limitations. Although it is improved form of the other theories, but still it has following limitations. Number 1, it is not applicable for battery materials for which elastic limit stress in tension and compression are quite different. उसके लिए applicable नहीं है. And हाइड्रोस्टैटिक के केस में क्या होता है कि अगर वो 3 डायमेंशन तीनों डायरेक्शन में हाइड्रोस्टैटिक हमारा प्रेशर लगा हुआ है, सो एज पर दिस थ्योरी, अगर इस थ्योरी में, इस फॉर्मूले में, सपोज ये मेरा हाइड्रोस्टैटिक केस है, इधर भी P लगा हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक टेंशन इधर भी P लगा हुआ है, दिस इज P, दिस इज P, दिस इज P. तीनों डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेस सेम है. सो जब हम इसकी वैल्यू मान लीजिए P यहां पुट करेंगे, सो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 3P स्क्वायर हो जाएगा. 3P स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर प्लस 2P, ये 6P स्क्वायर हो जाएगा इनटू 1 अपॉन m इज इक्वल टू म्यू आई कैन से इज इक्वल टू Fy स्क्वायर. तो P इसमें अगर 3P स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, तो आई विल गेट 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू Fy स्क्वायर. सो P विल बी इक्वल टू Fy स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू. दिस इज माई P स्क्वायर. सो P विल बिकम टू रूट ऑफ दिस Fy डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 इंटू 1 माइनस 2 mu. So this will be my formula in case of hydrostatic. के केस में हमारा ये फार्मूला होगा कि ये हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर P होगा इस पे ये फेल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस. सो इसकी जो वैल्यू आएगी, सपोज अगर म्यू को मैं माइल्ड स्लीप का केस है 0.3 लेता हूं, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू विल बी 6, 1 माइनस 0.6 मीन्स 0.4 आएगा, ये इंटू 3 1.2 आएगा. सो रूट ऑफ है y. तो 1.2 का रूट क्या आएगा, सपोज इट इज इक्वल टू 1 रूट का, सपोज इट इज इक्वल टू 1.1. सो दिस विल बी लेस देन Fy. सो एज पर दिस थ्योरी मेटेरियल हमारा फेल हो जाएगा जब मान लीजिए ये 0.9 टाइम्स ऑफ Fy है,
वहां पर ये फेल हो जाएगा एज पर दिस थ्योरी. बट वेरी हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर that is can be applied without producing elastic difference. Actually में जो experimentally जो है we can apply a large amount of hydrostatic pressure. So this theory has these limitations. Now the last theory is maximum shear strain energy or distortion theory. This is the last one developed one and accepted every year. So this is a fine form of theory. Maximum shear strain theory, हम इसको डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं. ये मिसेस हैंकी थ्योरी भी बोलते हैं जिन्होंने इसको डिराइव किया है. So this theory differs from the maximum strain energy theory in that portion of the strain energy producing volume change is considered ineffective in causing failure by yielding. देयर आर टू थिंग्स कि एक में वॉल्यूम चेंज जो हमारा फेलियर स्ट्रेन एनर्जी है उसमें फेलियर दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. वन इज ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, अनदर इज ड्यू टू जो उसका डिस्टोर्शन होगा, शेप में जो चेंज होगा, उसका जो शेप में जो चेंज होगा, डिस्टोर्शन जो होगा शेप में, हम ओनली दैट पोर्शन ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विल कंसीडर. जो स्ट्रेन एनर्जी वॉल्यूम चेंज कर सकती है हम उसको इनइफेक्टिव मानते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं. So this is the difference with the maximum strain energy. In that portion of the strain energy जो वॉल्यूम चेंज का जो पोर्शन है उसको हम इनइफेक्टिव मानते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं. हम ओनली जो उसका शेप में चेंज होता है उसी स्ट्रेन एनर्जी पोर्शन को कंसीडर करते हैं. सो ये एक डिफरेंस ये है. सो एलिमेंट इज अज्यूम्ड टू हैव बी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द मेटेरियल बाय यील्डिंग. जो हमारा शेप चेंज इन शेप वाला जो पोर्शन होता है स्ट्रेन एनर्जी का, खाली हम उसी को कंसीडर करते हैं. तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी आल्सो नोन एज द एनर्जी ऑफ डिस्टोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं इसको, स्टेट्स दैट इन इलास्टिक एक्शंस एट एनी पॉइंट इन ए बॉडी अंडर एनी कंडीशन ऑफ स्ट्रेस बिगिंस व्हेन द स्ट्रेन एनर्जी of distortion per unit volume absorbed at the point is equal to the strain energy of distortion absorbed per unit volume at any point in a bar stress in the elastic limit under the state of stress as occurred in the simple tense या compression में. So simple tense जो हमारा टेस्ट करते हैं इस केस में जो डिस्टोर्शन थ्योरी होगी, नेग्लेक्टिंग द थ्योरी स्ट्रेन एनर्जी ऑफ वॉल्यूम चेंज, दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टोर्शन एनर्जी ऑफ द जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस में जो एक्चुअल में है, अगर वो उसके इक्वल हो जाए तो वी विल से कि हमारा मेटेरियल फेल हो गया. सो द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी आल्सो नोन एज थ्योरी स्टेट्स दैट इन इलास्टिक एक्शन at any point in a body under any combination of stresses इस केस में जब स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्टोर्शन ओनली डिस्टोर्शन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अब्जॉर्ब जो है दैट इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्टोर्शन अब्जॉर्ब. इन दिस केस जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के कंसीडर करिए जो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्टोर्शन है दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ दिस पोर्शन. जब ये दोनों इक्वल हो गए वी विल से दैट आवर मटेरियल हैज फेल्ड. सो टोटल वर्क डन इन दिस केस विल बी इक्वल टू चेंज इन वैल्यू, जो टोटल वर्क डन है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी, एंड स्ट्रेन एनर्जी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. एक पार्ट में जो वॉल्यूम चेंज होता है दैट इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस प्लस जो हमारा डिफॉर्मेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द शेयरिंग स्ट्रेसेस विच डज नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम चेंज. खाली उसमें शेप चेंज होता है या डिस्टोर्शन बोलते हैं उसको. तो ये दो स्ट्रेन एनर्जी जो होती है दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज ऑफ ड्यू टू डिस्टोर्शन, अनदर इज ड्यू टू वॉल्यूम चेंज. So total work done means total strain energy is equal to UV plus US. This is
for volumetric change, this is for shape change या distribution change. So we are interested in this. So US will be equal to U minus VV. So I am interested only on this. Strain energy of distribution is equal to this. So after derivation, after deriving, final जो हमारी equation आएगी, that will be this one. So I am not going to explain the derivation here. So finally मेरी जो distribution strain energy आएगी, that will be equal to m plus 1 upon 6 me into bracket sigma 1 minus sigma 2 square plus sigma 2 minus sigma 3 square plus sigma 3 minus sigma square. So this is my strain energy distribution का ये मेरा फार्मूला बन गया, m plus 1 6 me sigma 1 minus sigma 2 square plus sigma 2 minus sigma 3 square plus sigma 3 minus sigma 1 square. This is my strain energy of distribution in case of 3-dimensional के केस में. Strain energy of distributions. Now अगर हमारा अंडर द एक्शन ऑफ यूनिवर्सल स्ट्रेस जो Fi लगी है, in this case that strain energy of distribution will be equal to m plus 1 upon 3 me into sy. ये हमारा वो फार्मूला आएगा उस केस में, क्योंकि in that case what will happen, this is my formula of distribution under combination of stress. अगर यूनिएक्सल टेंशन के केस में हमारा sigma 2 and sigma 3 will become equal to 0. So when this become equal to 0, this become equal to 0, तो ये पोर्शन हमारा 0 आएगा, ये पोर्शन भी 0 आएगा, and this portion will be 0. So the value will be sigma 1 is equal to Fy square, and इसका एक कंपोनेंट यहां भी आएगा, तो 2Fy स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड बाकी इसकी वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू 0. सो ये m plus 1 अपॉन 6 me इंटू 2Fy स्क्वायर हो जाएगा. सो फाइनली इट विल बी m plus 1 अपॉन 3 me इंटू Fy स्क्वायर. सो ये मेरा इस केस में जो यूनिवर्सल स्ट्रेस है उस केस में स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. जब हम इस दोनों के केस को इसको इक्वल कर देंगे, सो I will get this one upon 1 upon 2 into bracket sigma 1 minus sigma 2 square plus sigma 2 minus sigma 3 square plus sigma 3 minus sigma square. ये मेरा फॉर्मूला आ गया. There is a criteria for strain energy of distributions की वजह से जो है when this becomes equal to Fy square, I will say my metal will fail. And in case of 2-dimensional के केस में क्या होगा, sigma 3 की वैल्यू 0 है. sigma 3 की वैल्यू जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे, so I will get this sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 टाइम ऑफ sigma 1 sigma 2. so एक कंपोनेंट यहाँ पर sigma 2 square का यहाँ आएगा, एंड एक कंपोनेंट sigma 1 का यहाँ आएगा, रेस्ट हो 0 हो जाएगा. sigma 1 स्क्वायर प्लस sigma 2 स्क्वायर 2 sigma 1 स्क्वायर, sigma 2 स्क्वायर 2 sigma 2 स्क्वायर माइनस 2 sigma 1 sigma 2. इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, so I will get sigma 1 स्क्वायर प्लस sigma 2 स्क्वायर माइनस sigma 1 sigma 2 will be equal to Fy स्क्वायर. So 2-dimensional के केस में I will get this one sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2, and that should be less than this. So this is my design criteria. जब Fy को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगी. So this is my criteria 2-dimensional के केस में. So limitations of this theory, what are the limitations? For ductile metal, this theory is very well accepted. However, it has following drawbacks.
It is not applicable for brittle materials for which elastic limit stress in tension and compression is quite different. So ये brittle material के लिए है नहीं, एंड जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स है उसके लिए भी ये नहीं है. वाई? क्योंकि इस फार्मूले में अगर हाइड्रोस्टेटिक केस है मेरा, सो इन केस ऑफ हाइड्रोस्टेटिक में क्या होगा कि तीनों ही डायरेक्शन में स्ट्रेस सेम रहता है. तो जब मैं इस P की वैल्यू यहां पुट करूंगा इस फार्मूले में, सो आई विल से P माइनस पी, दिस इज P माइनस पी, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा. सो आई विल गेट कि हमारा Fy इज इक्वल टू 0. जब हमारा यील्ड स्ट्रेस 0 हो जाएगा तो ये मेटेरियल फेल हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. सो ये हाइड्रोस्टेटिक केस में ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है. So I have explained this theory. Now let us illustrate it by taking an example. I have an example. The load on a bolt consists of an axial pull. ये हमारा कोई बोल्ट है, इस पे हमारा लोड है 15 किलो न्यूटन का पुल है, एंड आई हैव, इसको मैंने इस तरह से बना दिया, ये दिस इज माय बोल्ट, एंड ट्रांसफर शेयर ऑफ 7.5 किलो न्यूटन. इसमें ट्रांसवर्स जो शेयर है मेरा, दैट इज इक्वल टू दिस Q इज इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन. ये शेयर फोर्स है और इसमें पुल है, ये दोनों चीजें हैं. डिटरमाइन द डाया ऑफ द बोल्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. ये पांचों थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका जो डाया है वो हमें फाइंड आउट करना है. इलास्टिक लिमिट इन टेंशन जो उसने F दिया है, दैट इज इक्वल टू 285 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसने दिया है जो है वो 3 दिया है. तो इस 285 को जब हम Fy को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट F, जो ये 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा. एंड डाया ऑफ द बोल्ट सपोज मैंने D माना है, तो स्ट्रेस जो मेरा आएगा, स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, दिस लोड विच इज 15 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय द एरिया. एरिया ऑफ द बोल्ट क्या आएगा, पाई D स्क्वायर बाई 4 आएगा. सो ये मेरा स्ट्रेस आएगा. एंड शियर स्ट्रेस Q इज इक्वल टू शियर फोर्स विच इज 7.5 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया इंटू 10⁵ इंटू एरिया, ये मेरा शियर स्ट्रेस आ जाएगा. सो माई केस इज दिस. ये अगर मैं इसका मोर सर्कल ड्रॉ करूं, सो माई दिस इज लाइक दिस. एक ही डायरेक्शन में मेरा स्ट्रेस लगा हुआ है, दिस इज P, एंड शेयर स्ट्रेस जो लगा हुआ है दैट इज Q. इस डायरेक्शन में जो मेरा स्ट्रेस है P, दैट इज 0. सपोज इट इज P1, तो इट इज 0, यहां पर कोई स्ट्रेस नहीं लगा हुआ है. सो
मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है कि जब हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बिकम्स इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस तो हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा। सो मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी का निकालने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज P1 minus 0 या P I can say plus 0 by 2 P1 plus P2 by 2 plus minus P1 minus P2 by 2 square plus Q square. दिस इज माई फार्मूला फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस का, ये फार्मूला है मेरा। तो इससे मैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकता हूं। मेजर के केस में प्लस आ जाएगा, माइनस के केस में यहां माइनस हो जाएगा, दिस प्लस माइनस होता है। सो P1 minus P2 by 2, P2 is 0 here, P1 plus P2 by 2, sorry, plus root of P1 minus P2 by 2 square plus Q square. This is my formula. So 1 by 2 P is equal to this much. So when I put the value, corresponding value P here is P this by 2, this by 2, उसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस Q का स्क्वायर करेंगे। So finally I will get this value 23054 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। तो ये मेरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया। इसको जब मैं इक्वल करूंगा Fy के, विच इज इक्वल टू 95 285 बाई 3 फैक्टर बाय सेफ्टी से जब मैंने उसको डिवाइड किया, दिस वन 95 के केस में करूंगा, सो आई विल गेट, इससे मेरा जो डी आएगा दैट विल बी 15.58 mm डाई ऑफ द बोल्ट। ये मेरा आ गया एज पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। सेकंड थ्योरी इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस के केस में जो स्ट्रेन आएगी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन दैट बिकम्स टू द स्ट्रेन ऑब्टेन्ड ऑफ यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट, दोनों जब सेम हो जाएगा आई विल से दिस वन। सो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मेरी ये है एंड सिग्मा 2 इन केस ऑफ, यहां माइनस लग जाएगा क्योंकि इन दिस केस आई पुट मेजर प्रिंसिपल के केस में प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा। ओनली थिंग इज दैट यहां माइनस पुट करूंगा तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल जाएगा मेरा। तो दिस इज माय माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, sigma 2 is minor principal stress, this is this one। so what this theory says कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन आएगी दैट विल बी ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन। सो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इनटू ये मेरी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगी F1 एंड दिस विल बी इक्वल टू, जो उस केस में सिंपल टेंसाइल टेस्ट के केस में F जो आया है उसको जब मैं स्ट्रेस ई से डिवाइड करूंगा मॉड्यूलस इलास्टिक, वो स्ट्रेन आ जाएगी। व्हेन दिस स्ट्रेन बिकम्स इक्वल टू दिस आई विल से द मेटल फेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये वैल्यू निकाली मैक्सिमम स्ट्रेन सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस सिग्मा 2 अपॉन एम ई। सिग्मा ई हमने कॉमन लिया, सो सिग्मा 1 इज हियर माइनस दिस इज कंप्रेसिव नेचर, सो माइनस इज इनटू पॉइसन रेशियो। फाइनली आई विल गेट दिस वैल्यू एंड इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट F अपॉन ई इज इक्वल टू दिस। सो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे दिस बिकम इज इक्वल टू दिस, सो इससे जो डाई आएगा मेरा दैट विल बी इक्वल टू 15.97 mm। so this is 15.97 mm। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के केस में 15.58 और दूसरी थ्योरी के बेस में जो हमने निकाला है दैट इज 15.97 mm। अब अगर हम इसको थर्ड थ्योरी से निकालते हैं विच इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस।
this is sigma 1, this is sigma 2, and this is sigma 1 minus sigma 2 divided by 2, this one, and this one. So maximum shear stress is equal to this one. So sigma 1 minus sigma 2 by 2 is equal to sigma 1 by 2 को बाहर लिया, sigma 1 minus, and this is compressive inside minus, so I will get this one. And ये क्योंकि मेरा इस केस में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आएगा ये यहाँ 45 डिग्री थीटा पे आता है, वो दैट इज इक्वल टू Fy2, शेयर स्ट्रेस दैट विल बी इक्वल टू Fy2. दोनों को मैंने इक्वेट जब किया, सो आई विल गेट दिस. इससे जो डाया मैंने निकाला दैट विल बी 16.86 mm. सो तीनों थ्योरी से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है. 16.86 mm. फोर्थ थ्योरी दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, अगर मैं इस थ्योरी के बेस पे निकालना चाहूंगा, सो व्हाट दिस थ्योरी सेज कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो इस केस में आएगा वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो सिंपल टेंसाइल टेस्ट मेजर के केस में या मैनर है, तो स्ट्रेन एनर्जी जो कंप्रेसिव उस केस में होगा माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू दिस. सो सिग्मा 1 इज इक्वल टू हियर दिस, सिग्मा 2 इज इक्वल टू हियर दिस. सो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड का जो फार्मूला है मेरा दैट इज इक्वल टू दिस वन, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 1, क्योंकि ये एफ स्क्वायर अपॉन 2e फार्मूला होता है पर यूनिट वॉल्यूम का. सो 1 अपॉन 2e एंड एफ विल बी दिस वन. तो 2 डायमेंशनल के केस में जो मेरा फार्मूला था यहाँ पर, this was the my formula. टू डायमेंशनल के केस में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड का ये फार्मूला सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस दिस वन, फाइनली 1 अपॉन 2e बाहर होता है जो अल्टीमेटली इससे कट जाता है. सो दिस इज माय क्राइटेरिया, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन एम ई. स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड जो पर यूनिट वॉल्यूम आएगा इसको हम 2e जो कि यहाँ है इसको लिखेंगे, तो ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है. सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ये 0 है, तो माइनस 2 टाइम्स सिग्मा 1 into 1. This is my strain energy formula. So this will be equal to f square upon 2e. So when दोनों को इक्वेट करेंगे तो this will be equal to f square is equal to this one. So this value becomes equal to this becomes equal to this. दोनों को जब इक्वेट करेंगे, so I will get dia is equal to 15.28 mm according to maximum strain energy theory. And the last one theory says, which is मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में जो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है स्ट्रेन एनर्जी उसी को कंसीडर कर सकते हैं, और उसका फार्मूला इज दिस वन, यूएस इज इक्वल टू एम प्लस 1 अपॉन 6 एम ई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. दिस इज फार्मूला. शेयर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट यूनिवर्सल के केस में ये होता है, दोनों को इक्वेट कर देंगे. सो आई विल गेट दिस वन. सो पुटिंग सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0, I will get this one is equal to f square. So this is the formula, sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2 is equal to f square. So we can directly put this formula as we have derived earlier. टू डायमेंशनल के केस में ये हमने ऑलरेडी फार्मूला डिराइव किया था, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 दैट शुड बी इक्वल टू एफ स्क्वायर. इसी फार्मूले के अगर हम स्टेट वे भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर,
So when I put the corresponding value of sigma 1 and sigma 2 here, square of this plus minus this is equal to 95 square. So I will finally get this. So from this, dia will be 16.31 mm. So what we understand from this example, say these 5 theories gives different value of d. एक के केस में d is equal to 16.31 mm है, here it is 15.2 mm and 16.86 mm, this is 15.97 mm and here it is 15.58 mm. जो पांचों थ्योरी है वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डाया दे रही हैं, बट वो ऑलमोस्ट आसपास है 15, 15 एंड 16 के आसपास. So in today's class, I have explained about the theories of elastic failure. This is a very important chapter for the competition like engineering services and GATE. As I have said earlier during starting of my class, this you will find the objective question frequently from this chapter. So it is advisable to concentrate on this chapter. So thank you very much from my side. Thank you. Have a good night.